गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा अपन उस दिन लेसन जो पढ़ रहे थे वो था सेल, कोशिका, ठीक है ना बेटा। क्या लेसन का क्या नाम था? कोशिका, सेल। तो समझिए थोड़ा और समझने का प्रयत्न भी कीजिए कि जो कोशिकाएं हैं इसके अंतर्गत हमने काफी सामान्य सी संरचनाएं पढ़ी थी, लेकिन अब अपन एक बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। यूकेरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है ना। समझने लायक क्वेश्चन है। तो ध्यान दें बेटा, सबसे पहले हम कहें ऐसे जीव जिनमें कोशिका की बात करें तो उन कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, अब समझने लायक बात क्या हो गई, समझने लायक बात यह होगी कि प्रत्येक कोशिका की बात करूं यदि मैं, तो प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। यूं तो अपवाद स्वरूप बात करेंगे तो कई कोशिकाएं मिलेगी जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता या सेल डिवीजन भी उनमें नहीं होता, लेकिन वो एक अलग बात होगी। अपवाद अलग चीज होती है, नॉर्मल वे की बात करेंगे तो अलग चीज होती है। तो प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः केंद्रक पाया जाता है। एक वर्ड यूज कर लेते हैं तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। सामान्यतः केंद्रक पाया जाता है, अपवाद स्वरूप है तो वो अलग बात है। अब अपन बात कर रहे हैं यहां पे कि केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, या फिर अपन कहें प्रोटोप्लाज्म, या फिर अपन बात करें यहां पे गुणसूत्र क्रोमेटिड, गुणसूत्र क्रोमेटिड, तो केंद्रक झिल्ली हो गई, केंद्रिका हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया, गुणसूत्र हो गया जिसको अपन क्रोमेटिड कह रहे हैं। ये जो संरचनाएं जो कह रहे हैं हम, जिन कोशिका में केंद्रक के अंदर ये चारों संरचनाएं सुसंगठित, व्यवस्थित रूप से यदि उपस्थित है, व्यवस्थित रूप से यदि उपस्थित है, तो एक तरह से हम कहेंगे इन्हें कहा जाता है यूकेरियोटिक। क्या कहा जाता है? यूकेरियोटिक कहा जाता है। रही बात जिसके अंदर यदि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं पाया जाता है तो वो संरचना केंद्रक सुसंगठित नहीं है,
वो केंद्रक असंगठित और व्यवस्थित रूप से हैं, तो ऐसी कोशिका को, जीव को हम कहेंगे कि वो किसके अंतर्गत आएगा, वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। असंगठित केंद्र की, सुसंगठित केंद्र की, एक तरह से हिंदी में नाम जानोगे असीम केंद्र की, ससीम केंद्र की बोलते हैं। अब ये तो एक केवल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स की बात हुई, नॉर्मल वे में मैंने अभी तक कहा है। इसके बाद में आता है सामान्यतः कोशिका के अंदर कौन कौन सी घटनाएं, संरचनाएं और होती है, क्योंकि कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, तो वो कौन होगी, सेल होगी। ठीक है, कैसे, जैसे अपन बात करें, मैंने कहा शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई कौन है, कोशिका है। ठीक है, अब रही बात यहां पे कि जो ये कोशिका है, इस कोशिका की हम बात करें तो आपको एक समझ में आना चाहिए कि प्राणी की भी कोशिका होती है और वनस्पति में हम करें पेड़ पौधों की, इनकी भी कोशिका होती है। तो एक एनिमल सेल होती है, एक प्लांट सेल होती है। तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, प्राणी कोशिका और वनस्पति जो कोशिका है, इसमें क्या अंतर है? क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? ठीक है ना, इन दोनों की संरचना में ऐसा क्या अंतर पाया जा सकता है जिसमें हम कहें कि ये प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका है। ठीक है, दो संरचनाएं बड़ी बड़ी है। एक तो आप इतना समझ लीजिएगा, बाकी तो यूं तो बहुत है, डिफरेंस हम पढ़ते रहेंगे। एक कोशिका आपको ऐसी मिलेगी जिसमें केंद्रक सेंटर में, ओके, एक आपको कोशिका ऐसी मिल रही है इसमें आप देखेंगे केंद्रक थोड़ा सेंटर से हट जाता है। इन दोनों में ये क्या कारण है और ये पोजीशन क्यों है, इसके ऊपर जबरदस्त क्वेश्चन भी बनता है, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये कोशिका जिसका केंद्रक सेंटर में और ये कोशिका जिसका ये केंद्रक जो है वो केंद्रक अपने कहने का मतलब सेंटर में ना होके आउटर लेयर की तरफ है या परिधि की ओर होता है। या अपन कहें
सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कारण जाने इसका। कारण ये हुआ, एक यहां पर इतनी बड़ी संरचना पाई जाती है जो केंद्र को धकेल देती है एक तरफ। सेंटर में एक संरचना पाई जाती है जो बड़ी हो जाती है, तो केंद्र को धकेल के परिधि की ओर खींच देती है, धक्का दे देती है, खिसका देती है। तो ये वो संरचना जिसका नाम यहाँ पर मैं लिखूं तो आप समझ गए होंगे, इसको वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं इसे। इसे रसधानी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। इसे रिक्तिका कहते हैं। ये रसधानी कहते हैं इसे रिक्तिका कहते हैं, है ना। तो ये रसधानी, ये रिक्तिका, ये वैक्यूल, तीनों ही शब्दावली एक ही संरचना के लिए यूज हुई है। ओके, एक ही संरचना के लिए इसको यूज किया गया है। ओके, तो ध्यान दें यहां पे मोस्टली क्या बात थी, ये रसधानी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और इसके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं कि ये प्लांट की सेल है या फिर एनिमल की। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में है, सेंटर में नहीं है तो थोड़ा इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, लेकिन है वो लगभग एज ए सेंटर में। क्योंकि यहां बात करें, ये सेल होती है एनिमल सेल्स। ओके, कौन सी सेल? एनिमल सेल। और एनिमल सेल के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको ध्यान होगा कि जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये बात ध्यान रखना कि रसधानी या रिक्तिका अनुपस्थित होती है। रही बात यहां पे अगली कि ये अनुपस्थित होती है, और यदि प्रेजेंट है, यदि उपस्थित है तो वो बहुत ही साइज में कैसी होती है? छोटी होती है, इसलिए इसको दिक्कत नहीं देती है। ये दोनों हम संरचनाओं को पहचान के हम डिफरेंस कर सकते हैं देन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में। ओके बेटा, फिर बात अगली आई, ये भी एक नॉर्मल बात हुई आपके सामने कि आप प्लांट एंड एनिमल सेल्स को किस रूप से पहचान सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकली रूप से क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, कि इन दोनों के अंदर आप क्या डिफरेंस कर सकते हैं। तो बाकी दिखे या न दिखे, ये संरचना आपको स्पेशली दिखेगी। बाकी तो बहुत कुछ आता है कि इसमें केंद्र क्यों सेंटर में होता है, इसका केंद्र क्यों किनारे की ओर या बाहर की आउटर लेयर की ओर खिसका रहता है, तो उन दोनों का कारण यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी है। अब आती है बेटा कोशिका में अगली बात, वो ये रहती है कि कोशिका में कोशिकांग क्या होता है। कोशिका के अंदर ये जीवद्रव्य क्या होता है,
कोशिका के अंदर ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये क्रोमेटिड क्या होता है, ये जानना जरूरी है। कोशिकांग क्या होते हैं, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, एंड क्रोमेटिड पदार्थ क्या होता है, या आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो जेनेटिक एलिमेंट्स क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या है। तो ये जानना एक तरह से सामान्य सी बात है, ये जान पाओगे तो ही कुछ कर पाओगे कि कोशिकांग कौन से हैं। तब हम कहेंगे कोशिका में, कोशिका के कोशिका द्रव्य भाग में, कोशिका के कोशिका द्रव्य भाग में क्या कह रहा है, कोशिका की कोशिका द्रव्य भाग में कोशिका के जो अंगक पाए जाते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो फिर एग्जाम्पल कि ऐसे कोशिकांग कौन से हैं जो कोशिका के कोशिका द्रव्य भाग में पाए जाते हैं। ओके, तब आता है, वैसे आप नाम सुने हुआ है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। और वैसे इसको संज्ञा दी जाती है पावर ऑफ हाउस। सेल का पावर ऑफ हाउस है, कोशिका का शक्ति ग्रह है। तो पावर ऑफ हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा गया है इसको। तो ये सेल का क्या है, पावर ऑफ हाउस है। एक ये कोशिका, एक नाम सुना होगा आपने, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जिसकी मैं बात करूं तो आपको ध्यान होगा हरित लवक जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक होते हैं ये तीन। सिम्पर ने इनको बताया था, तीन प्रकार में बांटा था। एक वैज्ञानिक था सिम्पर, जिसने तीन में बांट दिया था। वर्णी लवक, इसने सिम्पर ने लवक या प्लास्टिड को
3 भागों में बांटा, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और ये तीसरा है हरित लवक। ठीक है ना, तो ये 3 हो गए। तो ये दूसरा ये हुआ, एक नाम सुना होगा आपने राइबोसोम, तो राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। लेकिन जाननी बात ये होगी क्या राइबोसोम इस कोशिका के अंदर अकेला मात्र एक ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ये बिना झिल्ली युक्त होता है, या इसको अपन सही तरीके से कहें तो झिल्ली रहित कोशिकांग, बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग, कौन? राइबोसोम। एक नाम से सुना होगा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अंतःपर्दीय जालिका। अंतःपर्दीय जालिका, ओके। और इस अंतःपर्दीय जालिका की बात करूं, ER जिसकी खोज एक तरह से पोर्टर ने की थी, पोर्टर, ये ER जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं वैसे, एक RER, एक SER। अभी मैं कोशिकांगों के नाम ही बता रहा हूं, केवल थोड़ी थोड़ी जानकारी साथ में दे रहा हूं ताकि फिर बाद में आगे बढ़े ना तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत ना हो। RER जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और ये होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो रफ है इसका मतलब खुरदरा, खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका जिस पर पाया जाता है कौन? राइबोसोम, इसलिए ये खुरदरी है, ये ध्यान रखना। और स्मूथ जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन ये वसा संश्लेषण का काम करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वसा का संश्लेषण ये करती है, और ये RER होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन प्रोटीन एंड वसा। तो ये तो हो गया केवल कोशिकांग। अब बात करते हैं जीवद्रव्य की, प्रोटोप्लाज्म। किसकी बात करें बेटा? जीवद्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले जीवद्रव्य जब हम कहेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो जिसको हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक के अंदर जो पाया जाने वाला जो भाग होता है, किसके अंदर? एक कोशिका द्रव्य जिसकी साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं,
और एक प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं, जीव द्रव्य की बात कर रहा हूं। तो जीव द्रव्य जिसमें जीवित पदार्थ हों, जीवित पदार्थों के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य, जीवित पदार्थों के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव्य होता है वही होता है जीव द्रव्य। मतलब केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य भाग होता है वो कहलाता है जीव द्रव्य। तो फिर कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो ये कौन सा भाग होता है? कोई बताएगा? कोशिका द्रव्य कौन सा भाग होता है? जीव द्रव्य तो वो हो गया, ये जीवित पार्ट हो गया। अब अपन क्या कहेंगे? अब अपन ये कहेंगे, वो बात सुनिए, वो क्या है? वो ये है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला वह द्रव्य भाग जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, वो द्रव्य भाग कहलाता है कोशिका द्रव्य। अब जीवित पार्ट के साथ में ये जोड़ लेंगे तो भी ये हो जाएगा, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आप 6th क्लास के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो सीधी बात हो गई कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य भाग, जिसे हम एक तरह से द्रव्य के अंदर को क्या कहेंगे, कोशिकांग जहाँ पर उपस्थित होते हैं, और वो द्रव या तरल भाग जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और यदि इसके साथ में हम इसको जोड़ लें जीवित पदार्थ को, तो बन जाएगा कौन? प्रोटोप्लाज्म। फिर बात आती है आनुवांशिक पदार्थ। ये प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, बोले तो केंद्रक में पाए जाते हैं कहेंगे तो ये आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम है। ये आनुवांशिक पदार्थ है जो एज ए जीन की इकाई के रूप में कार्य करके अगली पीढ़ी में जाता है, और अगली पीढ़ी में पिछली पीढ़ी के लक्षणों को वंशानुगत करता है, लक्षणों को लेके जाने का कार्य करता है। तो आज तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नई बात। थैंक यू सो मच।